नमस्कार, श्री राम पीजी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं जे.आर. कडेला आज अपने ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास में बात कर रहे हैं। देखिए, आज जो हमारी क्लास होने जा रही है वो है बीए सेकंड ईयर की। सबसे पहले ऊपर लिख लो बीए सेकंड ईयर। आगे हम बात कर रहे हैं बीए सेकंड ईयर में हमारी जो बुक चल रही थी वो चल रही है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में हम कल जो बात कर रहे थे उस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे, वो हमारा टॉपिक था राजस्थान की नदियाँ। तो राजस्थान की नदियों की बात कर रहे थे, राजस्थान की नदियाँ। और राजस्थान की नदियों के अंदर हमने कल बात की थी आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हमने पढ़ ली थी। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ जो हमने कल पढ़ ली थी, और कल हमने कंप्लीट कर ली थी घग्गर नदी, कांतली नदी, साबी नदी, काकने नदी, रूपा रेल नदी, रूपनगढ़ नदी, ठीक है, और मेंथा नदी। ये हमने कल आंतरिक प्रवाह की नदियाँ एक एक करके और नक्शे के अकॉर्डिंग पढ़ी थी, और जिले के अकॉर्डिंग, नक्शे के अकॉर्डिंग, उनकी दिशाएं के अकॉर्डिंग हमने कल पढ़ी थी। दूसरी बात, अगर कोई भी विद्यार्थी की जो हम वीडियो क्लास दे रहे हैं उसमें कोई समस्या आ रही है तो आप हमारे जो कमेंट बॉक्स में जाके और अपना कमेंट करिए। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो मनोबल है वो बढ़ेगा और हम आपको और बेहतर जो आपको ज्ञान देने की और वीडियो की क्वालिटी देने की कोशिश करेंगे। देखिए, आंतरिक प्रवाह हमारी जो नदियाँ हैं वो कंप्लीट हो गई है। आंतरिक प्रवाह में दो तीन बातें हैं। आंतरिक प्रवाह के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी घग्गर। आंतरिक प्रवाह के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी जो नदी है वो क्या है? घग्गर है। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्ण बहाव के आधार पर जो नदी है आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी वो कांतली नदी है। दूसरी बात करते हैं हिमालय की पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान में बहने वाली एकमात्र नदी जो है वो घग्गर नदी है। ठीक है, राजस्थान का शोक किसे कहा जाता है? घग्गर नदी को कहा जाता है। प्राचीन काल में कहा जाता था राजस्थान का शोक घग्गर नदी को। वर्तमान में यहाँ पर कोई ज़्यादा बाढ़ नहीं आती, और जो बटनेर दुर्ग है वो आपका घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है, हनुमानगढ़ का। इसके अलावा जो अगर घग्गर नदी में उफान आ जाए तो सबसे पहले बाढ़ कहाँ आएगी? तो हनुमानगढ़ जंक्शन। ये कुछ हमारे टॉपिक थे, हमने आपको बताए भी थे। आज जो हम नया शुरू करने जा रहे हैं वो हम शुरू करने जा रहे हैं बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ। देखिए, आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी के अंदर प्रॉपर वे के अंदर कोई भी नदी राजस्थान की अपना जल लेके नहीं जाती। देखिए, हमारी जो मुख्य नदी है गंगा, वो हमारा जो है वो जल लेके जाती है बंगाल की खाड़ी में, अगर हिमालय से निकलने वाली नदियों की बात करें तो। इसके अलावा देखिए, जो सहायक नदी के रूप में वो हमारी राजस्थान की बहुत सी नदियाँ हैं जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में डालती है, लेकिन मुख्य नदी कोई भी नहीं है। आगे हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ। तो बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाने वाली जल जो है, सबसे पहले हम बात करते हैं चंबल नदी। क्या नाम है? चंबल नदी। ये हमारी चंबल नदी है। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी है। हेडिंग लगा लेना, 12मासी नदी या नित्यवाही नदी, एकमात्र नदी है। नित्यवाही नदी चंबल नदी एकमात्र है जो नित्यवाही नदी है। नित्यवाही नदी माने जो वर्ष भर बहती हो, एकमात्र नदी है। क्या है? एकमात्र नित्यवाही नदी है। कई किताबों में आपको शायद बनास और आपको माही भी मिल जाएगी, लेकिन वो नहीं है। ठीक है ना, बनास और माही नहीं है। नित्यवाही नदी 12मासी जो नदी है वो आपकी चंबल है। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की सबसे लंबी नदी। राजस्थान की सबसे
सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है वो आपकी चंबल है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो है वो चंबल है। आगे हम बात करते हैं, ये 3 राज्यों में बहती है, 3 राज्यों में यह नदी बहती है, 3 राज्यों में बहती है, एमपी, राजस्थान और यूपी, 3 राज्यों में ये बहती है। इसका उद्गम कहाँ होता है? एमपी में होता है। एमपी में इसका क्या होता है? उद्गम होता है। और एमपी में बहने के बाद लगभग 300 किलोमीटर बहने के बाद ये राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान में बहने के बाद ये यूपी में प्रवेश करती है, और यूपी में इटावा नामक स्थान पर यमुना से मिलती है, यमुना से मिल जाती है। इटावा नामक स्थान पर ये यमुना से मिल जाती है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि चंबल नदी के बारे में बात कर रहे हैं, और सबसे पहले हम एक मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं, मैप के माध्यम से देखते हैं कि नदी किस प्रकार की है। देखिए, फिर हम पढ़ेंगे चंबल नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। देखिए, पहले हम एक नक्शा बनाते हैं और उस नक्शे के अकॉर्डिंग देखिए, ये हमारा राजस्थान है। क्या है? राजस्थान है। और ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक एमपी की सीमा लगती है मध्य प्रदेश की। मैंने नक्शा इसलिए बनाया, ये बड़ा बना है, अगर देखें तो वास्तव में इसकी जो आकृति सही नहीं है, लेकिन आप समझिए, यहाँ लगता है हरियाणा, और यहाँ थोड़ा सा ऐसे यहाँ लगता है, यहाँ यूपी, उत्तर प्रदेश, और यहाँ गुजरात के बाद यहाँ थोड़ा सा लगता है सबसे कम सीमा पंजाब की, और इधर लगता है पाकिस्तान। ठीक है। अब देखिए, हम एक एक नदी की बात करेंगे। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो है अरावली है। क्या है? अरावली। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ महू के पास, एमपी में महू के पास जाना पाव की पहाड़ी है, एमपी में महू के पास, और यहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है। चंबल नदी बहने के बाद ऐसे, और यह नदी यहाँ प्रवेश करती है, और यह नदी यहाँ प्रवेश करने के बाद यह नदी यहाँ, और ये हमारा है 84 गढ़। ठीक है। भैंसरोडगढ़ है चित्तौड़ का, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ का पार्ट है, और ये 84 गढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है। मैं एक बार आपको वैसे ही बता रहा हूँ। उसके बाद यह जो नदी है, यह नदी ऐसे, ये नदी यहाँ पर ऊपर से एक नदी आती है यमुना, और ये यहाँ पर यमुना में मिल जाती है, ये चंबल है।
ठीक है, देखिए तो ये यमुना में मिल जाती है और यमुना में मिलने के से पहले, यमुना में मिलने से पहले इसकी बहुत सी सहायक नदी है। तो सबसे पहले हम एक चंबल के बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ से एक नदी निकलती है बनास। ये जो बनास है ये नदी सवाई माधोपुर में रामेश्वर नामक स्थान पर ये बनास नदी है और सवाई माधोपुर में रामेश्वरम नामक स्थान पर सवाई माधोपुर में ये इसके अंदर मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए पहले मैं बता रहा हूँ कि ऐसी नदियाँ जो सिर्फ और सिर्फ चंबल में मिलती है, चंबल की सहायक नदियों की बात कर रही हैं कि चंबल में अपना कौन कौन सी जल है नदी है वो जो अपना जल डालती है। ठीक है, देखिए चंबल में, चंबल नदी ऐसे जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। तो ये इस इधर वाला जो भाग है इसका दाहिना भाग हो गया, दायां भाग, और इस साइड वाला इसका क्या हो गया, बायां भाग, बायां भाग, बायां भाग। ठीक है, हम कह सकते हैं चंबल नदी के अंदर दाईं ओर से कौन सी नदियां मिलती है और बाईं ओर से कौन सी नदियां मिलती है, उसके बारे में अपने बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ हेडिंग लगाइए आप, चंबल नदी में दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ, क्योंकि हमारा ये पार्ट काम का ही नहीं है इसलिए हमने इसको हटा दिया। ठीक है, देखिए चंबल नदी में, चंबल नदी में दाएं भाग से मिलने वाली सहायक नदी, दाएं भाग से मिलने वाली सहायक नदी। तो देखिए दाएं भाग से इसमें जो नदी मिलती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो मिलती है वो है पार्वती। कौन सी नदी है, पार्वती, पार्वती नदी, पार्वती नदी, काली सिंध नदी, काली सिंध नदी, उसके बाद में आती है पार्वती नदी, काली सिंध नदी, बामनी नदी, बामनी नदी, इसके बाद जो है बामनी नदी होगी हमारी। आगे देखिए जो सीधी मिल रही है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और अब हम बात करते हैं चंबल नदी में बाएं भाग से मिलने वाली नदियां, मिलने वाली नदी। देखिए यहाँ एक नदी मिलेगी, एक यहाँ मिलेगी, ऐसे एक नदी यहाँ मिली थी यहाँ। ठीक है, तो ये तीन नदियाँ जो है ये हमारी दाएं भाग से मिलने वाली नदियाँ हैं। इसके बाद बाएं भाग से मिलने वाली जो मुख्य नदी है चंबल में वो है बनास, बनास नदी। बनास के बाद में है जो हमारी नदी है, बनास के बाद में जो नदी है वो है हमारी
बेड़च है वो बनास की सहायक नदी है। एक यहाँ पर आएगी मेज नदी, मेज नदी, और मेज के बाद में जो है वो आएगी आपकी खारी नदी, खारी नदी, खारी नदी, ठीक है, खारी। अब बाकी इसकी क्या है, और भी वैसे चंबल की सहायक नदियां हैं, लेकिन वो मूल रूप से बनास में मिलेगी और बनास चंबल में मिलेगी। तो ये हमारी ऐसी नदियां हैं। इसके बाद में एक सीप नदी है, सीप नदी। तो ये सीप नदी जो है वो रामेश्वरम, सीप, बनास और चंबल के मिलने से यहाँ पर रामेश्वर नामक स्थान पर क्या बनता है, त्रिवेणी संगम बनता है सवाई माधोपुर में। तो सीप नदी भी है। इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं एक एक नदी को। पहले हम चंबल नदी की बात करेंगे, चंबल में फिर हम चंबल की सहायक नदियों की बात करेंगे डिटेल से। तो सबसे पहले आज हेडिंग लगा रहे हैं हम चंबल नदी। चंबल नदी में देखिए, सबसे पहले हम चंबल नदी पर विस्तार से बात करेंगे। देखिए, चंबल नदी का जो उद्गम होता है, उद्गम होता है एमपी के अंदर होता है। एमपी में महू के निकट जना पाव की पहाड़ी, जना पाव की पहाड़ी से, जना पाव की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। यहाँ से ये एमपी है और एमपी के जना पाव की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। आगे देखिए, अब इसमें क्या होता है, यह नदी अपने उद्गम से निकलकर, ये जो मूल है ये हमारा विंध्यन पर्वत का हिस्सा है, विंध्यन पर्वत से निकलती है। और यह नदी निकलकर यह लगभग 332 किलोमीटर या 320 किलोमीटर के आसपास ये एमपी में बहती है। और एमपी में बहने के बाद यह राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में यह प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ जो है हमारा, उसका एक अलग पार्ट है भैंसरोडगढ़ के 84गढ़ नाम स्थान से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में ये प्रवेश करके आगे जब बढ़ती है तो ये चित्तौड़गढ़ में बढ़ेगी। चित्तौड़गढ़ के बाद ये कोटा में है, ये कोटा है, कोटा में बहती है। कोटा के बाद ये सवाई माधोपुर में, करौली में और धौलपुर में बहती है। देखिए, चित्तौड़गढ़ के बाद कोटा में, कोटा के बाद सवाई माधोपुर में और फिर अपना करौली में, और करौली के बाद ये धौलपुर में बहती है। धौलपुर में बहने के बाद यह नदी यूपी में प्रवेश करती है। और यूपी में बहती हुई यह नदी इटावा के पास यमुना नदी में विलीन हो जाती है। तो देखिए, महू से निकलती है। इसकी जो कुल लंबाई है, पुरानी जो किताबें हैं उसमें दे रखा है 965 या 66 किलोमीटर, 965 या 66 किलोमीटर। लेकिन वर्तमान के अंदर इसकी जो कुल लंबाई है वो है 1051 किलोमीटर, 1051 किलोमीटर वर्तमान लंबाई है। ये वर्तमान लंबाई। तो इस नदी की कुल लंबाई जो है वो 1051 किलोमीटर है। इसके बाद देखिए, हम बात करते हैं, यह जो नदी है, यह जो चंबल नदी है, चंबल नदी एकमात्र प्राकृतिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। देखिए, प्राकृतिक है, यहाँ कोई सीमा नहीं है। ये यहाँ से लेके और यहाँ तक यह क्या करती है, अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है राजस्थान और एमपी के बीच में। ठीक है, राजस्थान और एमपी के बीच में ये सीमा का निर्माण करती है। देखिए, यहाँ से निकलेगी और यहाँ से लेके और ये धौलपुर तक
एक सीमा का निर्माण करेगी, दो राज्यों के बीच में एक सीमा का निर्माण करेगी, तो ये अंतर्राज्यीय सीमा हुई। इसके बाद देखो क्या होगा, ये नदी एक यहाँ एमपी में, मध्य प्रदेश के अंदर और 3 राजस्थान के अंदर, 2 कोटा में, 1 चित्तौड़ में, 3 बांध इस नदी के ऊपर चंबल नदी पर कुल 4 बांध बनाए गए हैं, 4 बांध बनाए गए हैं, जिसमें से 3 बांध राजस्थान में है और 1 बांध जो है वो मध्य प्रदेश में है। इन्हीं बांध के कारण राजस्थान की ये जो चंबल नदी है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। देखिए ये जो गांधी सागर बांध है वो एमपी में है, गांधी सागर बांध एमपी में है, और जो 3 बांध है ये है कोटा बैराज, एक है जवाहर सागर और एक आपका जो है वो है देखिए आगे जो बांध है वो जब याद आएगा तो लिख लेंगे, अभी दिमाग से स्लिप हो गया। कोटा बैराज और जवाहर सागर बांध, और एक और है, यहाँ 3 बांध है चित्तौड़गढ़ में। आगे देखिए इसके बाद हम बात करते हैं चंबल नदी की, और चंबल नदी पे जो है इसके बाद देखो इस नदी पर यह लगभग 252 किलोमीटर लंबी, मध्य प्रदेश के साथ ये मध्य प्रदेश में 322 किलोमीटर के आसपास बहती है। उसके बाद ये 252 किलोमीटर राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है। इसके बाद ये 157 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में बहती है, और पूर्व में यह चंबल नदी है जो 965 किलोमीटर थी, वर्तमान में इसकी जो लंबाई है वो 1051 किलोमीटर हो गई है। आगे देखिए चंबल नदी का अपवाह जो क्षेत्र है वो चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में बहती है। इन जिलों के विभिन्न स्थानों पर अन्य सहायक नदियां आके मिलती है, जैसे बामनी, इज, गुंजाली, मेज, मांगली, काली सिंध, आहू, पिपलाज, परवन, निमाज, इसके बाद पार्वती, बनास आदि नदियां मिलती है। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू के निकट होता है। ठीक है, अब क्या होता है, इसका जो उद्गम है वो महू के निकट होता है। इसके बाद देखिए आगे, यह जो इसका उद्गम होता है ये विंध्यन पर्वत से होता है, और 616 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है, और ये यहाँ से उद्गमित होती है। इसके बाद देखो ये निकलने के बाद में इसमें जो है नदियाँ, ये जो इसमें एक बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई है। देखिए बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई है। अब बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है, देखिए बहुउद्देशीय परियोजना वो होती है कि जिसमें काम एक किया जाता है और कई उद्देश्यों की, एक काम करने से कई उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है, वो बहुउद्देशीय परियोजना होती है। नदी के आगे बांध बनाया जाता है और बांध बना के क्या किया जाता है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं संचालित की जाती है। जैसे एक बांध बनाने से क्या होगा, देखिए बहुउद्देशीय परियोजना, जैसे 1 नंबर पेयजल की आपूर्ति होगी, क्या होगी, पेयजल की आपूर्ति होती है, तो पेयजल की आपूर्ति होगी। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे सिंचाई की सुविधा होगी, सिंचाई का पानी मिलेगा, सिंचाई की सुविधा। उसके बाद में देखिए हम कह सकते हैं मत्स्य पालन होगा, मत्स्य पालन हो सकता है, यहाँ पर नौकायान हो सकता है, नौकायान। इसके बाद यहाँ पर हमें बिजली की आपूर्ति मिल सकती है, बिजली के बाद यहाँ पर एक पर्यटन की दृष्टि से आकर्षित केंद्र विकसित किया जा सकता है। इस प्रकार हमें बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी। इसके बाद देखिए
यह हमारे बहुउद्देशीय परियोजना की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण नदी है। इसके बाद यह नदी महू से निकलती है। उद्गम स्थल से निकलकर यह नदी उत्तर पूर्व में बहकर मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले से होती हुई ये 84गढ़ के समीप रामपुरा और भानपुरा के पठारों से निकलकर आगे इसमें जो मैंने बताया था एमपी के अंदर गांधी सागर बांध बनाया गया है। एमपी के अंदर जो है वो गांधी सागर बांध बनाया गया है। उसके बाद ये ठीक है, इसके बाद ये 84गढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है और इसके बाद ये 84गढ़ में प्रवेश करने के बाद भैंसरोडगढ़, ठीक है, 84गढ़ में भैंसरोडगढ़ से बामणी नदी मिलती है और बामणी नदी मिलती है, उससे वहाँ पर चूलिया जलप्रपात बनाया गया है। ठीक है, चंबल नदी पर एक जलप्रपात है, यहाँ पर चूलिया जलप्रपात बनाया गया और जलप्रपात ये चूलिया जलप्रपात है, ये चंबल नदी पर है और चित्तौड़गढ़ के अंदर है, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। चूलिया जलप्रपात है वो चित्तौड़गढ़ में है। इसके बाद जो हम बात करते हैं कि चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में और चंबल नदी पर बनाया गया है। इसके बाद देखिए राजस्थान का ये सबसे ऊंचा बांध है चूलिया जलप्रपात। इसके बाद हम बात करते हैं रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के पास राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है, जो हमारे दिमाग से स्लिप हो गया था। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया, कोटा में कोटा बैराज बनाया गया और सर्वाधिक इस नदी की विशेषता है कि सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन वाली नदी, सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन वाली नदी। इस नदी के क्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र है इसे उत्खात भूमि या बेडलैंड एंड टोपोग्राफी कहा जाता है। और यह नदी यहाँ से बाद में ये सवाई माधोपुर में जाती है और करौली में सबसे ज़्यादा जो है वो बीहड़ भूमि और सबसे ज़्यादा जो बीहड़ भूमि करौली जिले की है। और इसके बाद ये धौलपुर में बहती हुई ये एमपी में यूपी में चली जाती है और यूपी के अंदर जाकर ये इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कोटा बैराज बता दिया था। कोटा बैराज के बाद जवाहर सागर बांध है और एक आपका राणा 4 बांध बताए थे टोटल, तो उसमें से 3 बांध तो है राजस्थान में है, 1 बांध एमपी में है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कोटा के ननेरा गांव जो है, ननेरा गांव में चंबल नदी से काली सिंध नदी आकर मिलती है। और इसके बाद मैंने बताया था एक चंबल घड़ियाल जो अभ्यारण्य है उसको वो जो इस नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे हम बात करते हैं एक बूंदी में चंबल नदी है, उसमें मांगली नदी आकर मिलती है, उसमें भीमलत जलप्रपात बनाया गया है। आगे देखिए चंबल नदी, बनास नदी और शीप नदी मैंने पहले भी बता दिया आपको। बनास नदी ऊपर से एक शीप नदी आती है, यहाँ पर शीप नदी आएगी, ये बनास नदी आएगी। चंबल नदी ये रामेश्वर सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट, ठीक है, यहाँ सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट ये नदी आके बनास नदी आके मिलती है और यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम बनाती है। आगे सवाई माधोपुर में पालिया से इस नदी में पार्वती नदी आकर मिलती है। और इसके बाद ये 352 बता दिया मैंने अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है और इटावा के पास ये यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी 3 राज्यों में बहती है, पहले मैंने बता दिया आपको, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के अंदर ये नामित एकमात्र नदी है। इसके बाद मैंने बताया था कि आपके राजस्थान की सबसे लंबी नदी और सबसे सर्वाधिक जो स्थायी जल जो होता है वो सर्वाधिक स्थायी जल यही होती है। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की दूसरी जो चंबल की सहायक नदी। देखिए चंबल की सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदी में बात करते हैं आज। चंबल नदी की हमने बात कर ली, अब चंबल की सहायक नदी।
चंबल की सहायक नदी। सबसे पहले हम बात करते हैं चंबल की सहायक नदी में हम बात करते हैं पार्वती की। पार्वती नदी जो चंबल में आके मिलती है, पार्वती नदी। पार्वती नदी के बारे में देखिए